जो सीक्रेटिव एजेंसीज हैं जो हमारी रॉ है, तो क्या इंटरनली भी ये काम करती है? 3 साल की एजेंसी अगर इतनी कैपेबिलिटी रखती है कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री वर्ल्ड में क्रिएट कर सकती है, तो वो एजेंसी आज 55 साल पुरानी है। आर्म्ड फोर्सेस की जॉब ये है कि उनको टेरिटोरियल इंटेग्रिटी सेफगार्ड करनी है इंडिया की। मोसाद के बारे में बहुत लोग बात करते हैं। मोसाद लूजेस एवरी टाइम इज द वॉर ऑफ नैरेटिव। रॉ स्पेसिफिकली क्या कोई ऑपरेशन कंडक्ट कराता है? चाइना रशिया आर वे एडवांस्ड देन एनीबॉडी एल्स। आज की डेट में आपको सिर्फ एक मिलिट्री लड़ाई नहीं लड़नी है, आपको एक नैरेटिव की लड़ाई भी लड़नी है। सऊदी अरेबिया was one of the very principally core actors जो कि इंडिया की कश्मीर पॉलिसी को अपोज करता था। सऊदी अरेबिया के साथ रॉ का क्या रिलेशन है? वॉच ज्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान पे है, फॉलोड बाय दैट इज चाइना। आप देखो जब वो गाजा का इशू स्टार्ट हुआ 7 अक्टूबर 2023 से, तो जितने भी ये सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट इस्लामिक जिहादी मीडिया था वो पूरा खड़ा हो गया इस चीज को लेके कि देखो गाजा में अत्याचार हो रहा है। गाजा में हमास बैठ के बेसिकली ज्यूज को मार रही थी, तब उस समय किसी को कोई सिंपैथी ज्यूज के लिए नहीं थी। तो ये जो स्पाई होता है ये रॉ ट्रेन करता है? एक रॉ ऑफिसर का काम या एक आईबी ऑफिसर का काम एक इंश्योरेंस बेचने वाले के जैसा होता है। अब पवनीत सिंह बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। कवर पेज ऑन यूट्यूब इट सेज इफ यू आर एन एनिमी टू दिस नेशन वी विल फाइंड यू एंड किल यू। दोस्तों 2019 में मैं लंदन में था और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं भारत वापस आऊँगा, अपने देश आऊँगा। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी राजीव दीक्षित जी। उनकी एक लाइन मैंने कहीं सुनी थी जो कि एक संस्कृत का श्लोक है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जिसका मतलब होता है माँ और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर होता है। जिसने मेरे अंदर उस चीज़ को इग्नाइट किया कि जो भी करेंगे अपने देश के अंदर करेंगे। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ? क्योंकि इंडिपेंडेंस डे आ गया है और एक हम इंडिपेंडेंस डे का स्पेशल एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ हैं, लास्ट एपिसोड को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, मिस्टर पवनीत सिंह। ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन जियोपॉलिटिक्स और हर बार की तरह उनकी जो बातें होती हैं वो रिसर्च बैक्ड होती हैं क्योंकि वो पूरा दिन किताबें पढ़ते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि हमारे देश के अंदर जो सीक्रेटिव एजेंसीज हैं जैसे कि रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, NIA किस तरह से काम करते हैं। हमारी रॉ ने एक इंडिपेंडेंट देश क्रिएट किया। एक टाइम था जब सऊदी अरेबिया भारत के अगेंस्ट चलता था, पर रॉ के ऐसे मिशंस की वजह से आज सऊदी अरेबिया भारत की तरफ आ चुका है। बहुत सारे केसेस भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको अपने देश के बारे में और बेहतर पता लगने वाला है। बहुत मेहनत करते हैं ऐसा एपिसोड बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि सुपर टॉक्स सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, पिछले 8 सालों से हम एक NGO चला रहे हैं जिसमें 200 से ज़्यादा गरीब बच्चों को मुफ्त में एजुकेशन दी जा रही है। तो सुपर टॉक्स को सब्सक्राइब करके आप ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट ही नहीं ले रहे बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। जय हिंद। सर, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। हाँ जी। क्या करते हो आप इंडिपेंडेंस डे पर? पतंग उड़ाते हो? पंजाब में तो नहीं, पतंग उड़ाते हैं। बचपन में जरूर पतंग उड़ाता था। ओके। पहले बचपन में बहुत पतंगे उड़ाई हैं, राइट। पर अब तो यार काफी टाइम हो गया। श्योर। तो सर, अब जब इंडिपेंडेंस डे जैसी ऐसी एक मेजर चीज एक देश में होती है, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि जो हमारे देश की सीक्रेट एजेंसीज हैं वो किस तरह से काम करती हैं, और जनरली भी जो अलग अलग एजेंसीज हैं, चाहे रॉ है, IB है, NIA है, क्या क्या इनकी बाइफर्केशन है, क्या क्या काम करती है, और किस तरह से इनका आगे जो मिशन होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, क्या कैसे होते हैं? नहीं, देखो, जो एज फार एज दी इंटेलिजेंस ब्यूरो इज कंसर्न, वो प्योरली एक डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है। उसका सोल फोकस रहता है इंटरनल इंटेलिजेंस पे। और जो रॉ है वो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो उसका प्योरली फोकस एक्सटर्नल रेल में रहता है। NIA एक ऐसी एजेंसी है जो काउंटर टेररिज्म से लेकर काउंटरफिट करेंसी से लेकर इन चीज़ों पे काम करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि NIA का एंगेजमेंट आज की डेट में रॉ IB दोनों से रहता है, क्योंकि कोई एक्सटर्नली फंडेड टेररिस्ट मूवमेंट है तो उसके लिए NIA हैज टू वर्क क्लोजली विद दी RNAW। सिमिलरली अगर कोई इंटरनल टेररिज्म हो रहा है उसके रिलेटेड भी उसको IB के साथ काम करने की आवश्यकता है, तो दे वर्क विद ईच अदर। तो कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन इनमें आपस में चलता रहता है। लेकिन इन सबके जो रेल्म्स ऑफ एरियाज ऑफ ऑपरेशन हैं वो सब अलग अलग है। IB इंटरनल हो गया, रॉ एक्सटर्नल हो गया, NIA जो
टेररिज्म है उसको डील करती है। स्पेसिफिकली टेररिज्म, यस, एंड इट्स Okay. वेरियस मैनिफेस्टेशंस। ओके ओके। तो जो सीक्रेटिव एजेंसीज हैं जो हमारी रॉ है, तो क्या इंटरनली भी ये काम करती है या सिर्फ ये एक माइंडसेट है कि दूसरे देश में ही मिशंस होंगे? नहीं, अगर कोई दूसरे देश से ऐसी प्रॉब्लम इमर्ज हो रही है जो आपके टेरिटरी में आ रही है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में रॉ को कुछ इंटरनल काम करना पड़ेगा। केस इन पॉइंट जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है या फॉर एग्जांपल कश्मीर है, जहां पर दोनों जगह पर एक्सटर्नली फंडेड मूवमेंट्स चली हैं, तो वो यहाँ भी काम तो करेंगे? उनका इंटरनल लाइसेंसिंग भी होता है, तो उनका Okay. इंटरनल रोल भी होता है। ओके बट मोस्टली जो है वो ऑपरेट बाहर। करते हैं बाहर से। ओके ओके। क्वालिफिकेशन में कुछ फर्क होता है? इन व्हाट सेंस क्वालिफिकेशन मतलब? जो आईबी है रॉ में जा रहा है, क्या प्रोसीजर क्या है इनका? नहीं, तो रिक्रूटमेंट इज वेरी डिफरेंट। मतलब यहाँ पे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो प्योरली एक पुलिस डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें आपको सिर्फ 100% पुलिस पर्सनल मिलेंगे। ओके लेकिन रॉ जो है एक डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन है। रॉ हैज बीन क्रिएटेड ऑन द लाइंस ऑफ CIA, तो वो एक डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर आपको अलग अलग सर्विसेज के लोग मिलते हैं। तो यू विल हैव अ रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर ऑल्सो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले भी होंगे, पुलिस वाले भी होंगे, फॉरेन सर्विसेज के भी होंगे। गॉट इट। देयर हैव बीन टाइम्स इन a raw chief has been from the Indian Postal Service also. So you can always have a very diverse range of people coming in. राइट। अब जैसे अब मानो अब इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो ये जो सीक्रेटिव जैसे इंटरनल इंटेलिजेंस है, ये कैसे काम करना शुरू करेंगे? क्या नहीं, देखेंगे? इनको इंडिपेंडेंस डे से इनका कोई लेना देना नहीं है। मतलब बट कोई थ्रेट तो हो सकता है? नहीं, अगर कोई थ्रेट परसेप्शन होगा तो डेफिनेटली दे वर्क ऑन दैट, बट अदरवाइज इनका काम 24/7 365 चलता है। तो दे आर नॉट बाउंड बाय एनी स्पेसिफिक डेज पर से, बट दे आर मोर बाउंड अपॉन द थ्रेट असेसमेंट्स दैट दे हैपन टू डू। तो ये रेगुलर बेसिस पे थ्रेट असेसमेंट्स होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कांवड़ यात्रा अभी चल रही है, श्रावण का महीना है, तो कांवड़ यात्रा के अंदर एक कोई किसी प्रकार का थ्रेट असेसमेंट हो, उसको लेके टैकल करना। सिमिलरली जैसे अभी थोड़ा टाइम पहले कुंभ मेला हुआ था, कुंभ को लेके थ्रेट असेसमेंट्स करना, पैटर्न रिकग्निशंस करना कि किस प्रकार के कोई भी थ्रेट्स आ सकते हैं। तो हर बार हर इवेंट को लेके अलग अलग जैसे जो भी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं उसके बेसिस पे काम होता रहता है। और ये जो एजेंसीज हैं ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगी, जो भी हमारी मिलिट्री होगी या जो भी SPG कमांडर्स हैं या जो भी NSG है, उनके साथ ये लोग लिंक में नहीं, होंगे? वो सबका काम उनका अलग है। मिलिट्री हैज अ वेरी डिफरेंट वर्क टू डू। नहीं, बट इंटेलिजेंस तो देते होंगे? नहीं, मिलिट्री ऑल्सो हैव देयर ओन इंटेलिजेंस। तो आर्मी के पास अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, एयरफोर्स के पास एयर इंटेलिजेंस है, नेवी के पास नेवल इंटेलिजेंस है, पूरी आर्म्ड फोर्सेज के साथ उनके पास अपनी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, DIA। तो दे हैव देयर ओन इंटेल, दे डू कोऑर्डिनेट विद देम। ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, बट दे हैव देयर ओन इंटेलिजेंस गैदरिंग। बिकॉज आप इस चीज़ को समझो कि आर्म्ड फोर्सेज की जॉब अलग है। आर्म्ड फोर्सेज की जॉब ये है कि उनको टेरिटोरियल इंटेग्रिटी सेफगार्ड करनी है इंडिया की, तो वो थ्रेट परसेप्शन उस लेवल का मैनेज करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है कि भाई कंट्री में फॉर एग्जांपल अगर मैं एक उसका एस्पेक्ट लूँ तो कि कंट्री में राइट नहीं होना चाहिए। अब कंट्री में अगर राइट नहीं होना चाहिए, ये आर्मी का काम नहीं है। कोई ऑपरेशन बताओ IB का ऐसा? IB के बहुत ऑपरेशन है। फॉर एग्जांपल की जैसे अगर आप देखो आज की डेट में अगर हम बात करें तो जैसे नेपाल की तरफ से जो फेक करेंसी आती है इंडिया में, या नेपाल की तरफ से आर्म सप्लाई इंडिया में होता है कई बार जो ISI करवाती है, तो IB कीप्स अ वॉच अपॉन दी इंडो नेपाल बॉर्डर। तो वहाँ पर इंडो नेपाल बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल के लोग होते हैं जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, बट वहाँ पर आपको IB के लोग भी मिलेंगे। पंजाब बॉर्डर पे फॉर दैट मैटर आपको जो है वहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के पर्सनल मिलेंगे, जिनका काम ये है कि जो पाकिस्तान आज की डेट में ड्रोन्स के थ्रू ड्रग्स भेजता है, ड्रोन्स के थ्रू आर्म्स का यहाँ पे वो काम करता है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो इज दी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल जो BSF के साथ काम करती है वहाँ पे। बांग्लादेश बॉर्डर पे भी यही चीज़ है। तो अगेन एवरीवेयर बेस्ड अपॉन कि वहाँ पर जो भी एक स्पेसिफिक थ्रेट है, उस थ्रेट को टैकल करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करती है इंटरनल। एक डेयरिंग स्टोरी है IB ऑपरेशन की जो आपने शेयर की है, वो मैं आपके मुंह से दोबारा सुनना चाहता हूँ। ऑपरेशन चाचा जी। नहीं, क्या था सर? ऑपरेशन चाचा जी बता। कुछ ऐसा नहीं है मतलब खास। उसमें मेन बस उसका जो मुद्दा था वो ये था कि किस तरीके से जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो डे टू डे लेवल पर लोगों को ऑब्जर्व करके ये देखती है कि नेशनल सिक्योरिटी के काम कौन आ पाएगा। बताओ ना थोड़ा। तो वो ऑपरेशन में यही था कि किस तरीके से एक ट्रैफिक जैम के दौरान एक प्राइवेट सेक्रेटरी था एक मिनिस्टर का, जिसने एक टी वेंडर को ऑब्जर्व किया, और वो टी वेंडर की फोटोग्राफिक मेमोरी थी कि वो कैसे लोगों को याद रखता था, कैसे लोगों के पूरे प्रोफाइल्स को याद रखता था, गाड़ियों को याद रखता था। तो वो चाय की टपरी पे बैठ के चाय पीते दौरान उस बंदे की फोटोग्राफिक मेमोरी को ऑब्जर्व करके इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कैसे उसको नर्चर किया, नर्चर करने के टाइम पे उसको कैसे ट्रेनिंग दी ताकि उसकी चाय की टपरी भी चलती रहे और साथ में वो ट्रेन भी हो जाए, और कैसे उस बंदे ने इवेंचुअली इंटेलिजेंस ब्यूरो को ट्रेन होने के बाद
चाय की टपरी में बैठकर इंटेलिजेंस दिया कि किस तरीके से आईएसआई जो है नेपाल के थ्रू इंडिया में जो है आर्म्स मणिपुर भेज रही थी। तो वो ट्रक्स की इंफॉर्मेशन, कौन से ट्रक्स उसके वहाँ रुक रहे हैं, कौन से ट्रक्स जो है बिना रुके जा रहे हैं, वो कई लोगों की हर चीज़ की कला होती है। अब उस बंदे की फोटोग्राफिक मेमोरी एक कला थी, तो वी यूज दैट फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी। तो मैंने आपको वही बताया कि इस प्रकार की चीज़ें इंटेलिजेंस ब्यूरो हमेशा करती रहती है। आप ऐसा सऊदी अरेबिया के साथ रॉ का क्या रिलेशन है? रॉ का रिलेशन हर कंट्री के साथ है। सबसे ज्यादा पावरफुल किसके साथ रिलेशन है रॉ का? नहीं, ज्यादा वॉच देखो, कहाँ रहती है? वॉच ज्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान पे रहती है, फॉलोड बाय दैट इज चाइना। हम्म। बाकी फिर अलग अलग एरियाज में अलग अलग जगहों पर जो जो वहाँ पर उनके इश्यूज हैं उनको टैकल करने के लिए प्रेजेंस रहता है। तो कई बार आपको एक कंट्री में थ्रेट को देखना है कि वहाँ से कोई थ्रेट इमेनेट करके इंडिया के ऊपर नहीं आ रहा। कई जगह पर आपको ये देखना है कि रॉ कोई बैक एंड रोल प्ले कर सकती है फॉरेन पॉलिसी को फैसिलिटेट कराने में। तो हर जगह का रोल अलग है। पाकिस्तान चाइना के बाद कौन सी कंट्रीज आती है? नहीं, पाकिस्तान और चाइना के बाद पर से आप कोई एक थर्ड कंट्री को नहीं कह सकते कि दिस इज द थर्ड नंबर कंट्री। देन देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज एंड देन इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको कहाँ पर क्या फोकस रखना है। जो इमरजेंट फोकस होता है उसके बेसिस पे वो शिफ्ट होता रहता है। समटाइम इट कुड बी म्यांमार, समटाइम इट कुड बी इवन बांग्लादेश, समटाइम इट कुड बी फॉर दैट मैटर इवन मालदीव्स, इट कुड बी एनी प्लेस। बिकॉज आपने एक किताब भी लिखी है और रॉ और सऊदी अरेबिया के रिलेशन में है। सो मैं स्पेसिफिकली सऊदी अरेबिया के ऊपर आपने किताब क्यों लिखी? सऊदी अरेबिया पे किताब इसलिए लिखी बिकॉज सऊदी अरेबिया वॉज वन ऑफ द वेरी प्रिंसिपली कोर एक्टर्स जो कि इंडिया की कश्मीर पॉलिसी को अपोज करता था। पर 2014 से लेके 2019 में जो 5 साल में ट्रांसफॉर्मेशन आया, जो रॉ के बदौलत आया, जो उन्होंने बैक एंड रोल प्ले किया रॉ ने सऊदी अरेबिया के साथ, कि सऊदी अरेबिया के पूरे रेजीम को कन्विंस करना किस तरीके से कि जो आपकी पॉलिसी पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए हमेशा रहती है कश्मीर को लेके, हमने उसको चेंज कर दिया। इस रीज़न से आप देखो कि जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ तो सऊदी अरेबिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने ये स्टेटमेंट देते हुए बोला कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है। और अगर आप इंडिया और सऊदी अरेबिया की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेटिक हिस्ट्री पढ़ते हो तो वो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में आपको ये चीज़ मिलेगी कि सऊदी अरेबिया हैज़ ऑलवेज अपोज्ड इंडियाज पोजीशन ऑन कश्मीर। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया वॉज वन ऑफ द कंट्रीज में हमेशा ये कहता था कि कश्मीर के ऊपर राइटफुल क्लेम पाकिस्तान का है, और आज वो कहता है कि ये इंडिया का इंटरनल इशू है। इससे बड़ा कोई ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 6 साल में आप 10 साल में नहीं देख सकते। तो वो जो पूरी स्टोरी है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे, किन किन एक्टर्स के थ्रू हुआ, किन किन तरीकों से हुआ, वो चीज़ मैंने बेसिकली कैप्चर करके सर एक एग्जांपल दो मुझे कोई पावरफुल ऑपरेशन का, जो क्योंकि बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, नैरेटिव चेंज करना पूरे देश का। नहीं देखो, कैसे रॉ ने वो किया? अगर एक छोटा कोई हम एग्जांपल लें तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सऊदी अरेबिया में हमारे फेवर में काम क्या की, चीज़ जो फेवर में काम करी वो ये थी कि वहाँ पर एक रेजिम चेंज हुआ सऊदी अरेबिया में जिसमें मोहम्मद बिन सलमान बिकेम द कोर एक्टर। और मोहम्मद बिन सलमान के कोर एक्टर बनने से हमें एक चीज़ ये समझ आई कि ये बंदा सऊदी अरेबिया को एक नया डायरेक्शन देना चाहता है। अब सऊदी अरेबिया में आप अगर आज से 30 साल पहले की हिस्ट्री देखो तो वहाँ पर लोग जाते थे लेबर बन के। उनको उस समय पाकिस्तान के लेबर की भी ज़रूरत होती थी, इंडियन लेबर की भी ज़रूरत होती थी, बांग्लादेशी लेबर की भी ज़रूरत होती थी। तो हम लोग उनके नज़रिए में एक लेबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स होते थे। लेकिन जब से सऊदी अरेबिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव लाए, जब से मोहम्मद बिन सलमान ने ये बात बोली कि भाई ऑयल इज़ नॉट व्हाट सऊदी अरेबिया विल बी नोन फॉर, सऊदी अरेबिया इन द फ्यूचर विल बी नोन फॉर ट्रेड, टेक्नोलॉजी, अदर थिंग्स। तो उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी रॉ ने और इंडिया ने कैप्चर करी कि हमने फिर ये बोला कि यार देखो, हम तो आपके साथ इतने सालों से जुड़े हुए हैं। आज अगर आप देखो तो बांग्लादेश है या फॉर दैट मैटर पाकिस्तान है या म्यांमार है या कोई और देश है, नेपाल भी है फॉर दैट मैटर, जहाँ से सऊदी अरेबिया बहुत लोग जाते हैं। हमने जाकर ये सऊदी अरेबिया को समझाया कि बस आपको अगर आज की डेट में ट्रेड और टेक्नोलॉजी का काम करना है तो एशिया का कोई देश आपको मदद नहीं कर सकता सवाए हमारे। और ये चीज़ सऊदी अरेबिया को भी पता थी। तो सऊदी अरेबिया ने जब इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई, मेरे को अब लेबर की आवश्यकता नहीं है, मुझे अब टेक्नोलॉजी चाहिए, ट्रेड चाहिए, इंटेलेक्चुअल स्किल्स चाहिए, तो उस लेवल पर जब एंगेजमेंट हुआ तो यहाँ पर वो गिव एंड टेक था कि ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे बट फिर आप अपना पॉलिसी को यहाँ पर बदलो। मुझे इसमें आप डिफरेंस समझाओ कि ये तो एज अ डिप्लोमेटिक चैनल, मान लो दिल्ली से एक स्टेटमेंट जाती है, ये या हमारा फॉरेन मिनिस्टर विजिट करते हैं तो चलता ही रहता है। मैं ये जानना चाहता हूँ रॉ स्पेसिफिकली क्या कोई ऑपरेशन कंडक्ट कराता है? नहीं, ऑपरेशन नहीं होता। देखो, कोई मिशन और ऑपरेशन नहीं होता है यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको इंटेलिजेंस गैदर करनी है कि वहाँ पर उस स्टेट में थिंकिंग क्या चल रही है। उस स्टेट की थिंकिंग के बेसिस पे आपको यहाँ पर अपनी फॉरेन पॉलिसी को मोल्ड करते रहना है।
जब वहाँ पर सऊदी अरेबिया में ये थिंकिंग चल रही है कि हमें बदलाव की राजनीति लानी है, सऊदी अरेबिया में जब हमारे वहाँ पर जो ऑफिसर्स पोस्टेड हैं, जब वो ये बात बता रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो है सोसाइटी में वुमन को ड्राइव करने के राइट्स देना चाहता है, सऊदी अरेबिया को टूरिज्म के लिए खोलना चाहता है, तो ये चीज़ें इंडिकेटर्स हैं जो वहाँ से आते हैं। ये कैसे आते हैं इंडिकेटर्स? ये ऑफिसर्स कहाँ होते हैं? ये ऑफिसर्स होते हैं पोस्टेड पूरे कंट्री में, अलग अलग लेवल पे होते हैं। कोई डिप्लोमेटिक असाइनमेंट पे होता है, कोई नॉन डिप्लोमेटिक असाइनमेंट पे होता है। थोड़ा इलैबोरेट करो। नॉन नहीं, डिप्लोमेटिक नॉन डिप्लोमेटिक की मतलब कोई बिजनेसमैन बन के जाएगा, कोई जर्नलिस्ट बन के जाएगा, कोई रिसर्चर बन के जाएगा, किसी भी तरीके से आप जा सकते हैं। और ये वहां पर कितने सालों से हो सकता है कि वहां पे कोई बंदा वो लौटेड कोई हो? फिक्स्ड नहीं है, मतलब कई ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो 30 साल से भी रह रहे हैं, कोई ऑफिसर्स 20 साल से भी रह रहे हैं, कोई हो सकता है 2 महीने पहले गया हो। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपको किस पर्पज के लिए और कब भेजा गया है। सो ये एम्बेडिंग प्रोसेस अलग अलग होता है, इसका कोई फिक्स्ड वो नहीं है, रूल नहीं है। तो ये अलग अलग तरीके से होता है। आपको अगर मान लो किसी दूसरे देश में रिसर्चर बना के भेजा गया, तो ऑब्वियसली आप 30 साल रिसर्च नहीं करोगे ना वहाँ पे, आप 2 साल 3 साल 4 साल रिसर्च करोगे। और उस समय रिसर्च का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि आप जितना क्लोज पावर स्ट्रक्चर से जुड़ पाओ रिसर्च के थ्रू। तो हर चीज़ में अलग अलग है। जर्नलिज्म में आपको किसी कॉन्फ्रेंस के लिए भेज दिया गया, तो आप किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करके आए, वहाँ पर कुछ आपको बाइट्स मिल गए, आप वो बाइट्स ले आए वापस। तो इस तरीके से चीज़ें होती रहती हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, वहाँ से इंटेलिजेंस गैदर करनी है कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, और वो चीज़ को लाकर फिर आप अपने फॉरेन पॉलिसी में उसको फीड करते हो। फिर फॉरेन पॉलिसी, इंटेलिजेंस पॉलिसी, इनके एस्टिमेट्स बनते हैं पूरे। उसके बेसिस पे ये फिर पूरे के पूरे पॉलिटिकल क्लास के सामने पेश किए जाते हैं कि ये करना है अब हमें। गॉट इट। उस सेंस में देखें, जैसे हम जो देखते हैं कि किसी मिलिट्री की इंफॉर्मेशन वहां से वहां जाती है, तो एक स्पाई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि उसने अपनी इंटेलिजेंस वहां से वहां दी। तो ये जो स्पाई होता है, ये रॉ ट्रेन करता है। देखो, किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी में उसके ऑफिसर्स होते हैं, उन ऑफिसर्स का काम होता है एजेंट्स को नर्चर करना। एजेंट्स हमेशा दूसरे देश में होते हैं, वो दूसरे देश का सिटीजन भी हो सकता है, दूसरे देश का वो फॉर दैट मैटर कोई पावर स्ट्रक्चर में हो सकता है, कोई ब्यूरोक्रेसी का हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है। अब आप उसके साइकोलॉजिकल डायफ्राम को कैसे एक्सप्लोर करते हो और आप उसको कैसे अपने फेवर में कंट्रोल करते हो और कैसे आप उसको अपना एसेट बनाते हो और वो फिर आपको कितनी इंफॉर्मेशन देता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक ऑफिसर को ट्रेन किया जाता है। और फिर वो ऑफिसर जब काम करता है इस लेवल का, अगर मैं आपको एक साधारण लेवल पे एनालॉजी ड्रॉ करके बताऊं, तो एक रॉ ऑफिसर का काम या एक आईबी ऑफिसर का काम एक इंश्योरेंस बेचने वाले के जैसा होता है। अगर एक एनालॉजी ड्रॉ करें तो, कि आप अगर एक इंश्योरेंस बेचने वाले हो, जो एमबीए करके 10,000 रुपए के लोग काम करते हैं आज की डेट में, वो क्या करते हैं बेचारे, जा जाके लोगों को उनकी वल्नरेबिलिटी बताते हैं। चाचा आप दुकान पे बैठे हो, कल को दुकान ढह जाए, चाची को पैसा मिल जाएगा, इंश्योरेंस खरीद लो। तो इसी तरीके से आपको भी काम करना है कि आपको एक कंट्री असाइन की गई है, उस कंट्री में आपको ट्रेनिंग दी गई है, आपको उसके जियोपॉलिटिक्स के बारे में बताया गया है, फिर वहां पर जाके आपको काम करना है ग्राउंड लेवल। एंड इट इज अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि आप गए और 2 दिन में स्टार्ट हो गया। मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि वो कई बार तो ऐसा होता है बचपन से ही वहां पे, शायद कई बार बर्थ भी वो वहीं पे कराते हैं। होता है, अलग अलग तरीके हैं। मैंने आपको जैसा बोला कि एम्बेडिंग प्रोसेस बहुत लंबा होता है और अलग अलग तरीकों से। आपने राजी देखी है? हाँ देखिए, तो ऐसे ऑफिसर्स होता है। दैट इज बेस्ड ऑन अ वेरी ट्रू स्टोरी। नॉवल भी है ना वो, एंड दैट नॉवल हैज बीन इंस्पायर्ड बाय अ ट्रू इंसिडेंट। और कोई एग्जांपल है ऐसा राजी जैसा? नहीं, मतलब एग्जाम्पल इन द सेंस कि देखो, फिर वही बात है कि आप किस कंट्री के नजरिए से देख रहे हैं। आप कोई भी कंट्री के नजरिए से देखोगे तो वहां पर आपको इस प्रकार की इंसिडेंट्स मिलेंगे। कोई रियल इंसिडेंट मुझे बताओ, जैसे राजी का कोई इंसिडेंट हुआ था, जैसे यहाँ से हमारा इन्फॉर्मर गया। फॉर दैट मैटर आज की डेट में अगर आप देखो तो नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर भी इसी प्रकार का है प्रोसेस पूरा। और सिर्फ उनका नहीं है, आप ये चीज समझो कि उनकी तरफ से भी हमारे यहाँ पर है। सो डोंट थिंक कि इंडिया इज द ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना। देयर आर अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड हु डू द सेम इन इंडिया ऑल्सो। तो ये कॉमन प्रोसेस है, हर जगह होता है। आज अगर आप देखो फॉर एग्जांपल रशिया और यूएस के बीच में, तो रशिया और यूएस के बीच में ये है कि रशिया ने अपने जितने भी इंटेलिजेंस एजेंट्स हैं उनको अमेरिका भेजा। अमेरिका में अमेरिकन लड़का या लड़कियों से शादी करवाई, शादी करवाने के बाद बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद उन बच्चों को भी ट्रेन किया
तो आज अगर आप अमेरिका में देखो तो रशिया की इंटेलिजेंस के जनरेशंस ऑफ पीपल है वहाँ पे। इसीलिए रशिया को आज की डेट में एक कंट्रोल्ड केओस करने में अमेरिका के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सड़क पे प्रोटेस्ट करवाना, वहाँ पे ब्लैक वर्सेस वाइट की लड़ाई करा देना या रेसिज्म को लेके कुछ करा देना, फॉर रशिया इट इज लाइक अ 1 आवर जॉब। लेकिन जितनी सोसाइटी ओपेक होगी उतना डिफिकल्ट होगा। अब ये चीज़ अमेरिका रशिया के अंदर नहीं करा सकती, अमेरिका चाइना में नहीं करा सकती, इंडिया चाइना में नहीं कर सकती, क्योंकि ये सोसाइटीज क्लोज्ड है। तो डिपेंड करता है सोसाइटी टू सोसाइटी। अभी तक रॉ, आईबी या एनआईए में से सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन भारत की हिस्ट्री में कौन सा रहा है? नहीं, हर एजेंसी के अपने हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये सबसे अच्छी एजेंसी है, ये सबसे खराब एजेंसी है। तो नहीं, मैं खराब नहीं बोल रहा, मैं तीनों का पूछ रहा हूँ। सबसे सबके अलग अलग अपने। आईबी का बताओ पहले। आईबी के मैंने आपको बताया कि आज की डेट में इलीगल इमिग्रेशन हो या ड्रग ट्रैफिकिंग हो या आर्म्स स्मगलिंग हो, इसमें उसके बहुत काउंटलेस स्टोरीज हैं, बट दीज आर द कोर फोकस एरियाज। ओके। और रॉ का अगर आप बोलते हो सक्सेस स्टोरी, तो इससे बड़ा एग्जांपल क्या होगा कि मतलब उसने एक इंडिपेंडेंट कंट्री क्रिएट कर दी वर्ल्ड में कॉल्ड बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ के एक नया देश बनाना, और वो भी तब जब रॉ बनी थी 1968 में, और 1971 में उस एजेंसी ने ये काम कर दिया। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाओ कि एक 3 साल की एजेंसी अगर इतनी कैपेबिलिटी रखती है कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री वर्ल्ड में क्रिएट कर सकती है, तो वो एजेंसी आज 55 साल पुरानी है। तो आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री को, उस पर्टिकुलर एजेंसी को किसी दूसरे कंट्री में किसी प्रकार की कोई ऑपरेशनल इशू होगा? मतलब आप ये कह रहे हो कि तब जब वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे थे बांग्लादेश को तोड़ने के लिए, तो वो इम्प्लांटेड थे? देखो, प्रोटेस्ट किसी भी सोसाइटी में हो सकता है। हाँ। प्रोटेस्ट को आप एम्पलीफाई कैसे करते हो ये आपके ऊपर है। तो ये चीज आपको देखनी है। तो रॉ ने कैसे किया फिर? इसके ऊपर तो काउंटलेस बुक्स लिखी हुई हैं। आप बताओ ना, थोड़ा सा कुछ मुझे बताओ भाई। फॉर एग्जांपल जैसे Give वहां me पर some proof. लैंग्वेज का जैसे वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था कि भाई जो बांग्लादेशी ईस्ट पाकिस्तानी थे, देवर बांग्ला स्पीकिंग मुस्लिम्स, वो बार बार ये कहते थे कि भाई हमारे ऊपर उर्दू इम्पोज करी जा रही है जबकि हम बंगाली बोलना चाहते हैं। तो हमने उस पूरे लैंग्वेज लिंग्विस्टिक लेवल की मूवमेंट को एक्सप्लॉइट किया, उसको एम्पलीफाई किया, उसको इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्निशन दिलवाई, इंटरनेशनल लेवल पर उसको एक दिखाया कि किस तरीके से पाकिस्तान सप्रेस कर रहा है इनको। And then we created conditions on the ground for, Bangladeshis themselves or the East Pakistanis themselves to fight the Pakistani state. So this is how countries operate. So सारी चीज जो होती है ये बैकएंड पे होती है। एनआईए का कुछ बताओ कोई केस? एनआईए ने फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे आज की डेट में काउंटरफीट करेंसी को लेकर केरला में, बंगाल में, तमिलनाडु में, अलग अलग ऐसी जगहों पर। स्पेसिफिक केस बताओ मुझे। नहीं, एनआईए के साथ प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ देयर केसेस आर नॉट पब्लिसाइज्ड एंड देयर आर नो बुक्स रिटन ऑन द एनआईए बिकॉज ऑफ द सीक्रेसी ऑफ द एजेंसी इन्वॉल्व पर से। तो जो न्यूज़पेपर्स में क्लिपिंग्स आती हैं जनरली कि एनआईए ने ये काउंटरफीट करेंसी रैकेट पकड़ा, या यहाँ पर मान लीजिए कि किसी प्रकार की कोई आर्म स्मगलिंग हो रही थी, उसको रोकने की कोशिश करी, तो उसी से ये समझ आता है कि दे आर वर्किंग एट दैट लेवल। और एनआईए न्यू एजेंसी है यार, मतलब 2008 में बनी है अभी, मतलब आउट ऑफ आईबी एंड रॉ, मतलब इट्स वन ऑफ द वेरी न्यू एजेंसीज। सो उसकी फंक्शनिंग को पब्लिक लेवल पर आने में मेरे को लगता है अभी कई डेकेड्स और लगेंगे। रॉ वर्सेस सीआई बेटर कौन सी है? नहीं, सीआईए इज सीआईए, मतलब सी दे हैव देयर ओन मैंडेट, दे हैव देयर ओन प्रायोरिटीज। रॉ हैज इट्स ओन मैंडेट, दे हैव देयर ओन प्रायोरिटीज। सो आज कोई यूनिवर्सल बेंचमार्क नहीं है कि आप कंपेयर करो। मोसाद से भी एक कंपेयर कर फैक्ट सकते हैं? चीज है, देखो अगर आप इस पॉइंट पे कंपेयर करना चाहते हो तो एक बात फैक्ट है कि अगर रॉ ने एक कंट्री क्रिएट करी विच इज बेसिकली बांग्लादेश, तो उस कॉन्टेक्स्ट में सीआईए ने एक कंट्री तोड़ी विच इज द सोवियत यूनियन। So they broke not only the Soviet Union, they broke Soviet Union, which was Russia plus 16 other satellite states. So that can give you the benchmark of comparison कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है और हमारी कैपेबिलिटी क्या है, उनकी प्रायोरिटी क्या है और हमारी प्रायोरिटी क्या है। So both of them have their own separate priorities. मोसाद के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, क्या खास है उनमें? देखो, मोसाद इज वन ऑफ द एजेंसीज विच इज प्रिंसिपली इंट्रिंसिकली ड्रिवन बाय सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस। तो उनका जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल क्लियर और सिंपल है कि हमारे को लड़ाई लड़नी है अपने सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस की। तो वो उस तरीके से उनके ऑपरेटिव्स डिजाइंड होते हैं। वो सिर्फ ये चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा देश इसराइल के खिलाफ काम कर रहा है और किस देश में कौन लोग इसराइल के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको न्यूट्रलाइज करना। मोसाद इज मोर लाइक अ हिट एंड रन एजेंसी।
दे फोकस मोर ऑन टारगेटेड असैसिनेशंस। उनका किसी भी तरीके से सी मोसाद, द प्लेस वेयर मोसाद लूजेज एवरी टाइम इज द वॉर ऑफ नैरेटिव, बिकॉज वो ट्रेंड ही नहीं है उसमें। आप देखो जब वो गाजा का इशू स्टार्ट हुआ 7 अक्टूबर 2023 से, उसके बाद वो जितने भी ये सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट इस्लामिक जिहादी मीडिया था, वो पूरा खड़ा हो गया इस चीज़ को लेके कि देखो गाजा में अत्याचार हो रहा है। यार जब इसराइल में ज्यूज़ के ऊपर अत्याचार हो रहा था, जब वो गाजा में हमास बैठ के बेसिकली ज्यूज़ को मार रही थी, तब उस समय किसी को कोई सिंपैथी ज्यूज़ के लिए नहीं थी। जस्ट बिकॉज वो वहाँ पर गाजा में जाकर मार रहे हैं, तो अब सडनली पूरे गाजा को लोगों ने एम्पलीफाई कर दिया। फिर उसमें वो सेलिब्रिटीज भी आ गए और फिर वो पूरा एक राफा वो जो वो पूरा एक मूवमेंट बन गया। सो दिस इज द प्लेस वेयर मोसाद हैज ऑलवेज लॉस्ट, इजराइल एज अ स्टेट हैज लॉस्ट, बिकॉज ये इजराइल के साथ प्रॉब्लम है। टू मच ऑफ सिंगल माइंडेड फोकस ओनली ऑन सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस। योर लाइफ हैज टू रिवॉल्व अराउंड दैट। यू हैव टू फोकस ऑन द वॉर ऑफ नैरेटिव, क्योंकि आज की डेट में आपको सिर्फ एक मिलिट्री लड़ाई नहीं लड़नी है, आपको एक नैरेटिव की लड़ाई भी लड़नी है। तो जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझोगे, जब तक आप इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करोगे, और यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखो कि चाइना, रशिया आर वे एडवांस्ड देन एनीबडी एल्स टुडे, बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड हाउ टू कंट्रोल द नैरेटिव। Agreed. तो ये चीज़ें हैं, मतलब मोसाद अदरवाइज एज एन एजेंसी फॉर टारगेटेड असैसिनेशंस नोबडी कैन बीट देम। दे आर एज गुड एज द केजीबी, अर्लियर केजीबी ऑफ रशिया, सोवियत यूनियन। आपने एक बात बोली कि इजराइल वॉर ऑफ नैरेटिव हारता है, विच इज करेक्ट। सोशल मीडिया अगर आप खोलोगे और इसराइल को गालियां ही पड़ती हैं यार, गालियां ही पड़ती हैं, इसराइल को गाली देनी आती नहीं है, राइट। और जो न्यूट्रल बंदा अगर आप उसको दिखा दोगे सोशल मीडिया, तो वो इसराइल के खिलाफ ही हो जाएगा। करेक्ट, राइट। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, तो क्या जब भी ऐसा कुछ होता है तो बॉलीवुड हमारा बहुत ज्यादा खड़ा भी हो जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ की एजेंसीज यहाँ काम करती हैं किसी भी सेंस में? देखो, चाहे वो बॉलीवुड हो या इंडिया के कुछ मीडिया हाउसेस भी फॉर दैट मैटर हो, किसी को भी आज खड़ा करके प्रोटेस्ट करवाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि ये सारा गेम होता है पैसे का। आपको पैसा मिल रहा है, आपको एक्सेस मिल रहा है, आपको पावर के कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो आप कुछ भी करोगे। और इंक्लूडिंग हो सकता है किसी बॉलीवुड वाले को भी पैसा मिल रहा हो कोई बात क्यों नहीं उठाने हो के लिए। सकता? 100% हो सकता है। पोस्ट कर दो आइज ऑन गाजा, ऐसा कुछ भी कर दो आप ये बॉलीवुड वालों से पूछो, इनको क्या गाजा की हिस्ट्री भी पता है? इन्होंने ये भी कभी पढ़ा है कि इसराइल का क्रिएशन कैसे हुआ? इन्होंने कभी इसराइल और गाजा के साथ जो हमास या उससे पहले जो फाता होता था, जिसको हम लोग बेसिकली एक और टेररिस्ट संगठन मानते थे, विच इवेंचुअली बिकेम पीसफुल, इन लोगों ने कोई इतिहास पढ़ा है कभी? तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। दे आर नॉट पीपल विद एनी इंटेलेक्ट और ब्रेन्स। ये एक्टिंग करने के लिए बने, इनको अपने एक्टिंग में ही फोकस करना चाहिए। तो आप उस रेल्म से बाहर आके दूसरी चीज़ों में इतना इंटरफेयर मत करो जहां आपकी एक्सपर्टीज नहीं है। और अगर चाहते हो तो एक्सपर्टीज बना लो, कोई एक्सपर्टीज लेके पैदा नहीं होता है, पर पढ़ लो बैठ के फिर चीज़ें, वो करना नहीं। मोसाद ने एक पेजर अटैक कराया था, कैसे करा दिया? इतना दिमाग क्या था? नहीं, थोड़ा सा उन्होंने वो सिंपल सी चीज़ देखी कि भाई जो पूरा का पूरा लेबनन है, उसमें जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे बेसिकली पेजर्स का प्रयोग कम्युनिकेशन के लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने वो पेजर कंपनी के पूरे सप्लाई चेन को समझा कि वो पेजर आ कहाँ से रहा है, उसके पार्ट्स कहाँ से आ रहे हैं। उन्होंने कंपनीज फ्लोट करके वही चीज़ें वहाँ पर सप्लाई करनी शुरू कर दी। फिर मैं आपको वही बोल रहा हूँ, इजराइल्स फोकस इज ऑन सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस। मेरा सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस अगर थ्रेटन होगा तो मैं इस चीज़ की हरकत करूंगा ही करूंगा। अपकमिंग जो इवेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह से अगर हम अमेरिका का नैरेटिव ले लें या दुनिया में जो भी हो रहा है, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट रॉ, एनआई और आईबी, आपके हिसाब से इनका ध्यान किस देश पर होगा और क्यों? नहीं, देखो, जहाँ तक आईबी की बात है, आईबी का सबसे ज़्यादा फोकस जो मुझे लगता है वो इंटरनल होगा, क्योंकि आने वाले समय में जो इंडिया में इंटरनल इश्यूज हैं, लिंग्विस्टिक लड़ाई है, सेंसस को लेके लड़ाई है, इन चीज़ों के ऊपर जो है उसका फोकस ज़्यादा रहेगा। बिकॉज यहाँ पर राइट्स को मैनिफेस्ट करना, वायलेंस को ऑर्केस्ट्रेट करना, ये चीज़ें चलेंगी। ओके। और रॉ का फोकस रहेगा इन चीज़ों को लेके कि कोई एक्सटर्नल कंट्री इन इंटरनल एक्टर्स की मदद तो नहीं कर रही है। चाइना मदद नहीं कर रहा है, पाकिस्तान मदद नहीं कर रहा है, फॉर दैट मैटर इवन यूएस मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है।
तो ये चीज़ें इनका फोकस रहेंगी। मतलब अभी कह रहे हो कि जैसे देश में अगर जैसे फॉर एग्जांपल भी महाराष्ट्र का हुआ था, यहाँ पे वो मराठी बोलना, हिंदी मराठी का चलता रहता है, कन्नड़ा में होता रहता है, कर्नाटका में होता रहता है, तो आप कह रहे हो कि कहीं ना कहीं बात छोटी होगी पर प्रोटेस्ट को पैसा देकर बड़ा बनाया जा सकता है क्योंकि देश देखो में। आपको एक चीज समझनी है, कोई भी छोटे प्रोटेस्ट को बड़ा बनाना और उसको इंटरनेशनल कवरेज देना आज कुछ लोगों के हित में है। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई कोई भी अगर मान लो, अब जैसे कुंभ था, कुंभ के अंदर मान लीजिए कि वो स्टैम्पीड के टाइम पे कुछ लोगों का हत्या हुई, इन द सेंस कि कुछ लोग वहां पे मर गए बेचारे। स्टैम्पीड था, हो गया, मिसमैनेजमेंट हो गई थोड़ी सी। सरकार ने भी बोला कि हाँ ठीक है हुआ है स्टैम्पीड, उन्होंने मना नहीं किया। पर उसको बढ़ा चढ़ाकर जिस प्रकार से इंटरनेशनल मीडिया में दिखाया गया कि इंडिया एज अ स्टेट इज अ फेलियर, लोग यहाँ पे मर जाते हैं। आप इस चीज को देखो ना, ये किसके इंटरेस्ट में है? ये उन लोगों के इंटरेस्ट में है खास करके जो इंडिया की ग्रोथ ही नहीं चाहते देखना। क्योंकि इन लोगों का ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि इंडिया एज अ कंट्री शुड नॉट प्रॉस्पर। तो ये जो घर के अंदर बैठे हुए सांप हैं, ये भी यही काम करते हैं बाहर के पैसे लेके। जब हम इन एजेंसीज की बात करते हैं, कुछ स्पेसिफिक टूल्स भी बहुत देखते हैं, कुछ गैजेट्स जो यूज करते हैं। क्या गैजेट्स रॉ यूज करता है? नहीं, उनके पास जो मशीनरी है वो पब्लिसाइज नहीं करते, वो गैजेट्स को पब्लिसाइज नहीं करेंगे। ओके। कोई भी एजेंसी नहीं करेगी फॉर दैट। पुराना तो पता लग सकता होगा। कुछ भी नहीं पता चलेगा आपको, क्योंकि दे आर क्लासिफाइड टूल्स जो क्लासिफाइड तरीके से प्रोक्योर भी किए जाते हैं, यूज भी किए जाते हैं और खत्म कर दिए जाते हैं। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको कभी नहीं मिलेगी, वो किसी एजेंसी की भी नहीं मिलेगी, किसी कंट्री के भी नहीं मिलेगी आपको। तो वो चीज़ क्लियर है, मतलब फॉर एवरी कंट्री दैट इज अ क्लासिफाइड थिंग। सर मिडिल ईस्ट में जो चीज़ें हुई हैं इन द पास्ट, एक आपने देखा था कि क्योंकि हमने स्पाई के बारे में आज डिस्कस किया है, आप बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं और मैंने आपके चैनल में भी देखा है कि आप बताते हैं किस तरह से स्पाई ऑपरेशंस किए जाते हैं। अभी यूके का एक जहाज़ केरला में लैंड किया हुआ था, उसमें आपका टेक बहुत अलग था। वहाँ पे नॉर्मली ये बात हुई थी कि जहाज़ खराब हुआ, वो भारत में आया और फिर वो उड़ा के ले गए, पर आप उस पर कुछ अलग कहते हैं। नहीं, मैंने सिर्फ यही बात बोली थी कि वो जहाज कोई ऐसा खराब होने वाला एक अलग परिस्थिति है, बट वो वहां पर आया क्यों था? वो नेवल एक्सरसाइज इसलिए हो रही थी बिकॉज एक सर्वेलेंस ऑपरेशन था वो, और वो अमेरिका ने ब्रिटेन से करवाया था। वो इसलिए करवाया था क्योंकि जिस प्रकार से इंडिया ने अपनी एयर सुपीरियोरिटी, एयर डोमिनेंस शो किया है अभी सिंदूर के दौरान, उस चीज से अमेरिका बहुत ज्यादा अपसेट हो चुका है। क्योंकि अमेरिका को ये लग रहा है कि इनके इंडिजीनस सिस्टम, इनका रशिया का सिस्टम जो कोलेबोरेशन में है, वो आज की डेट में मेरे सिस्टम से ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। तो वो उस सिस्टम को पेनिट्रेट करना चाह रहे थे। उस सिस्टम को पेनिट्रेट करने के लिए ये नेवल एक्सरसाइज हुई। इस नेवल एक्सरसाइज में एयरक्राफ्ट कैरियर था, एयरक्राफ्ट कैरियर पे F-35 था। F-35 हमारे पानी के पास, हमारी टेरिटोरियल एरिया के पास वो घूम रहा है, और फिर उसका मेल फंक्शन हो गया। मेल फंक्शन होने से जो बची कुची इज्जत थी F-35 की, वो भी मिट गई। तो ये चीज आपको समझनी है यहाँ पर। राइट। आप अवनीत सिंह बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? हाँ, लोग बोलते हैं ऐसा बहुत मेरे लोग- को, हाँ मेरे को भी लोग बहुत बोलते हैं, बट ठीक है सर, मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट नहीं हूँ, ना मैं किसी से पैसे लेता हूँ। कांग्रेस से तो मैं कतई ले भी नहीं सकता, बीजेपी से मैं लेता भी नहीं, और बाकी कोई पॉलिटिकल पार्टी तो एग्जिस्ट करती भी नहीं इंडिया में, नॉन एग्जिस्टेंट टाइप की है। ठीक है, तो जहाँ तक फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि देखो सर, देश के लिए काम करना है, देश के लिए बात करनी है, जिससे कि देश आगे बढ़े। क्योंकि पार्टी आज है, कल नहीं है सर, देश हमेशा रहेगा। तो हमें इस देश के लिए काम करना है, ये बात आपको याद रखनी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था ना। मुझे नहीं पता उन्होंने कहा था या नहीं, बट मेरे को इतना पता है सर, कि आपका- मैं इसी चीज से इंस्पायर्ड हूँ कि मुझे देश के लिए काम करना। ब्यूटीफुल, वेरी इंस्पायरिंग। आपका मैंने जब पहली बार वो पढ़ा था कवर पेज ऑन यूट्यूब, इट सेज इफ यू आर एन एनिमी टू दिस नेशन वी विल फाइंड यू एंड किल यू। ये कहाँ से आई लाइन, कैसे आया ये? नहीं, ये भी मतलब ऐसा कोई नहीं है कि कहीं से ली है मैंने, मतलब दिस वाज जस्ट माय ओन थॉट। आपके अंदर नेशनलिज्म कैसे आया, थोड़ा सा? नहीं, नेशनलिज्म ऐसे आया बिकॉज देखो, एक तो बिकॉज आई टीच फॉर सिविल सर्विसेज, सो ऑब्वियसली आई वाज एसोसिएटेड वेरी क्लोजली विद दिस इंटायर पब्लिक सर्विस पार्ट। दूसरी चीज ये है कि जब आप देखते हो ना कि देश में कुछ लोग बैठे हैं सुबह से रात सिर्फ देश के टुकड़े करने के लिए, देश को बर्बाद करके आग लगाने के, तो उस समय आपका खून और खौलता है कि रादर देन ऑफरिंग एनी कंस्ट्रक्टिव एडवाइस टू टेक द नेशन फर्दर, रादर देन ऑफरिंग एनी पॉजिटिविटी टू टेक द नेशन। देखो, मैं फिर एक सिंपल चीज बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि देश में सब कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत कमियां हैं, लेकिन कमियों से ही हम ओवरकम करते हुए आगे बढ़ेंगे। पर प्रॉब्लम यह है कि अगर आप सिर्फ कमियां हाईलाइट करते रहोगे तो आप किसी पॉजिटिव चीज को कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे।
तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि कुछ लोगों का धंधा सुबह से रात सिर्फ ये है कि सिर्फ कमियां जो है उसको हाईलाइट करो लोगों को, ताकि उनके अंदर एक नफरत भर जाए। ऑल्टरनेट विजन में कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है। हमें देश के लिए काम करना है, एक एक देश के नागरिक को देश के लिए काम करना है। आप इंडिया में रहते हो, आप इंडिया से बाहर रहते हो, आपको इस देश से लगाव होना चाहिए। किसी राजनीतिक पार्टी या उससे कोई लगाव हो या ना हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। बट प्रॉब्लम हाँ ये जरूर है कि जब आप देश के लिए बात करो तो आपको लोग प्रो बीजेपी कहते हैं। तो उससे कम से कम ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि कम से कम देश में लोगों के माइंड में एटलीस्ट ये चीज की तो क्लैरिटी है कि कोई एक पार्टी जो है एटलीस्ट देश के बारे में बात करती है। दूसरा तो उनको समझ आ जाता है कि कुछ ऐसा नहीं है, तो वो भी एक अच्छी चीज है। तो एक चीज क्लियर है सर, देखो मेरे को यहाँ पर किसी पार्टी का कोई पक्ष नहीं लेना। मेरे को ये जरूर है कि हाँ जो चीज देश के हित में है मैं जरूर बात करूंगा, आप मेरे को रोक नहीं सकते उसके लिए। मैं फिर वही कहूंगा कि देश में कमियां जरूर हैं, गलतियां भी होती हैं, और गलतियों से ही इंसान आगे बढ़ता है। पर हाँ अगर आप गलती करके सिर्फ, आप खुद देखो ना, अगर घर में बच्चा गलती कर रहा है, चोरी कर रहा है, उसने 20 रुपए आपके घर में चोरी करे, आप सुबह से रात उसको सिर्फ यही बोलते रहोगे कि तू चोर है चोर है, आप उसको सिखाओगे ना यार ये गलत है। यस। पर अब आप सोचो कि कुछ घरों में अगर ये चीज सिखाने लग जाए बच्चा कि चोर है चोर है चोर है, वो डाकू बनेगा बड़ा होके। तो आपको ये चीज समझनी है कि कुछ लोगों का यहाँ पे धंधा ही यही है, नहीं ये कमी है, ये खराब है, ये गलत है। Agreed. इसीलिए आप देखो कि वो लोग परमानेंटली फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। और ये लोग आपको पब्लिक लाइफ में भी मिलेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज में भी मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। Right. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। In the words of शहीद भगत सिंह, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर यह वादा है मेरा तुमसे कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। जय हिंद।